नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपका राज्य आपकी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। 13 फरवरी को किसान दिल्ली कूच करेंगे, जिसको लेकर किसानों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। दिल्ली कूच से पहले किसान 2 फरवरी को कुरुक्षेत्र में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। ट्रैक्टर मार्च के जरिए किसान शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। यह ट्रैक्टर मार्च करीब 15 किलोमीटर तक निकला जाएगा, जिसके जरिए किसानों से ज्यादा संख्या में दिल्ली कूच करने की अपील की जाएगी। बता दें कि किसान सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर दिल्ली कूच करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। जय किसान साथियों, आज हमारी कुरुक्षेत्र की जो पदाधिकारियों की मीटिंग हुई है वो जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र के अंदर हुई है, जिसमें 13 फरवरी को जो दिल्ली कूच करने के लिए तैयारी के लिए हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए थे, जिसमें फैसला लिया गया है कि इस 2 फरवरी को एक बड़ा ट्रैक्टर मार्च माता बाला सुंदरी के आशीर्वाद से वहाँ गांव हथीरा से शुरू होगा और अलग अलग गाँव से जाता हुआ लगभग 20 किलोमीटर का ये ट्रैक्टर मार्च हम करेंगे और उसमें पूरे इलाके में संदेश दिया जाएगा, जिसके तहत अलग अलग 29, 30, 31 और 1 को गांव के अंदर मीटिंग की जाएगी और किसानों को जागृत किया जाएगा। किसान यूनियन शहीद भगत सिंह की मीटिंग हुई, इसमें निर्णय लिया गया कि जैसे पहले हम दिल्ली गए थे वैसे ही दिल्ली जाएंगे और 13 फरवरी को दिल्ली जाएंगे और 2 फरवरी को माता बाला सुंदरी कुलदेवी है जो अपनी, वहाँ से ट्रैक्टर मार्च निकाल कर लोगों ने बताएंगे कि 13 फरवरी को ऐसे ही जैसे पहले आंदोलन हुआ है वैसे ही जाना है सबना। और जैसे अम्बाड़ा पहले चला था, कुरुक्षेत्र पीछा नहीं रहेगा, कुरुक्षेत्र के सारे मतलब जितने किसान है सब जाएंगे। देखिए, जब से बीजेपी सरकार आई है तभी से किसान और मजदूर का शोषण हुआ है और बीजेपी सरकार ने किसानों को मजदूरों को देने की बात कही थी, पर इन्होंने छीनने का काम किया। और अब समय आ चुका है सभी धर्म के, सभी जातियों के और सभी सरकारी संस्थाएं जितने भी आंदोलन कर रहे हैं, जिनका हक छीना गया, सभी एक होकर अब 13 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे और उसमें आर पार की लड़ाई लड़ाई जाएगी। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि गुजरात से भी भारी संख्या में सीएम मनोहर लाल अपने पैतृक गांव बनियानी पहुंचे। यहां पहुंचकर सीएम मनोहर लाल ने अपने पैतृक घर और गांव में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने अपने पैतृक आवास गांव के नाम करने का ऐलान किया है। तो सीएम मनोहर लाल ने अपने पैतृक आवास को गांव के नाम करने का ऐलान कर दिया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस घर में बच्चों के लिए ई लाइब्रेरी बनाई जाएगी। बता दें कि सीएम मनोहर लाल का यह घर करीब 200 गज में बना है। ई लाइब्रेरी बनने के बाद गांव समेत आसपास के बच्चों को पढ़ाई में सहूलियत मिलेगी। बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ की भी कर लेते हैं, जहां पूर्ववर्ती सरकार में हुए घोटालों को लेकर अब एक्शन देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती बघेल सरकार में हुए घोटालों पर एक्शन देखने को मिल रहा है। ईओडब्ल्यू और एसीबी ने 4 अलग अलग केस दर्ज किए हैं। कोल और शराब घोटाले के बाद एसीबी ने चावल और डीएमएफ घोटाले में 2 नई एफआईआर दर्ज की है। दोनों एफआईआर में अधिकारी, नेताओं और कारोबारियों को आरोपी बनाया गया है। डीएमएफ घोटाले में आईएएस रानू साहू, कारोबारी संजय शेंडे, अशोक अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, ऋषभ सोनी, मनोज द्विवेदी, रवि शर्मा और कई अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यमुनानगर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर राजन के मर्डर की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने पहले शूटर राजन के हाथ पैर बांधे और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। वारदात को पश्चिमी यमुना नहर के किनारे अंजाम दिया गया है। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी देवेंद्र बंबिहा गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए ली है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। दरअसल पुलिस को नहर किनारे जला हुआ शव पड़े होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सबसे पहले उसकी शिनाख्त कराई। बता दें कि राजन कई बड़ी गैंग वॉर में शामिल रहा है। राजन के रिश्तेदार से मिली जानकारी के मुताबिक राजन करीब 1 साल से घर नहीं गया था। उसका एक छोटा बेटा भी है, जिसे पिता के काम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। डेड बॉडी हमें यहाँ पे मिर्दा नहर पटड़ी के पास मिली है। मेरे पास मेरे मामा जी को कुरुक्षेत्र CA1 से फ़ोन आया था कि वहाँ जाके बॉडी की शिनाख्त कराओ। तो उसके बाद मैं यहाँ देखने आया तो SHO साहब मेरे को मौके पे मिले। तो हमने नाम क्या है इसका? राजन नाम है सर। ये इतना मुझे नहीं मालूम है कि कब दिया था, और ये 1 साल से तकरीबन घर नहीं। शादीशुदा था? शादीशुदा जी सर। 1 साल से ये तकरीबन घर से बाहर ही था, घर नहीं आता। वजह क्या थी सर? घर से सर पता नहीं, इनका आपस का ही मैटर है। नहर के
पास है। अच्छा। इसी सूचना पाकर हम मौके गए थे। अच्छा जी। तो यहाँ पर इसकी शनाख्त होगी। इसका नाम राजन वासी मेरा है। अच्छा जिला जी। कुरुक्षेत्र में पड़ता है। तो किस तरह जलाया गया, कुछ पता लग पाया सर? हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री कर्णदेव कांबोज ने लोगों को बदहाल सड़क से निजात दिलाने का ऐलान किया है। दरअसल चौधीपुर खजूरी रोड बदहाल है। करीब 24 करोड़ की लागत से इस रोड का निर्माण किया जाएगा। पूर्व मंत्री से मिली जानकारी के मुताबिक मार्च के पहले हफ्ते में सड़क निर्माण शुरू होगा, जिससे हजारों लोगों को फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा शहर के विश्वकर्मा चौक स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से पांजूपुर तक नई सड़क बनाई जाएगी। बता दें कि कर्णदेव कांबोज नगर निगम के वार्ड 12 के शादीपुर गुरुकुल में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने दोनों सड़कों को लेकर घोषणा की, साथ ही लोगों को सरकार की विकास योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। बुलेटिन में बात आरा की भी कर लेते हैं, जहां भाकपा माले ने लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ जनसंकल्प सभा का आयोजन किया। बता दें कि इस सभा की शुरुआत 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती के मौके पर की गई थी, जिसमें हजारों किसानों, मजदूरों, छात्रों और महिलाओं ने शिरकत की और सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि ये सभी लोग यहां पर शामिल हुए हैं। यह सभा कर्पूरी से गांधी जी के शहादत दिवस तक आयोजित की जा रही है। उन्होंने गांधी जी की हत्या को किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि विचार की हत्या बताया है। बिल्कुल, ये हमने 24 तारीख से शुरू किया कर्पूरी जयंती के अवसर पर, और कल तक एक सप्ताह का अभियान था गांधी जी के शहीद दिवस तक, और पूरे बिहार के हर कोने में हम लोग जा रहे हैं। लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करो, ये संदेश लेकर के हम जा रहे हैं। इसी बीच में जो नीतीश जी ने फिर एक बार बिहार के साथ कर्पूरी जी की विरासत के साथ एक विश्वासघात किया और फिर भारतीय जनता पार्टी की साजिश के शिकार हुए, तो हमने देखा कि लोगों में इसको लेकर के काफ़ी गुस्सा है। और हमें लगता है कि बिहार से जो उम्मीद थी लोगों की, वो उम्मीद आज भी है पूरे देश में कि विपक्षी एकता जिसकी शुरुआत बिहार से हुई थी, वो एकता बरकरार रहेगी। भले नीतीश जी ने फिर एक बार पाला बदल लिया है, लेकिन बिहार में इंडिया गठबंधन है, पूरे देश में है और रहेगा। कल पूर्णिया की सभा में हम जाएंगे और पूरे बिहार में विपक्षी एकता को हम लोग चुनाव में मजबूत करेंगे। और हमें लगता है कि अब 2024 अगर भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि हम 2019 को रिपीट करेंगे, ये तो 2020 में ही हम लोगों ने बता दिया था कि 19 लौट के आने वाला नहीं है, बल्कि 20 में जो शुरुआत हुई थी और अभी पिछले 17 महीने में जो जिस तरह से बिहार की दिशा बदल रही थी, रोजगार का सवाल प्रमुख सरकार का एजेंडा बन रहा था, दिशा बदल रही थी, और हमें लगता है कि इस दिशा को भटकने के लिए, पूरे बिहार को फिर एक बार दिग्भ्रमित करने के लिए ये साजिश हुई। लेकिन हम लोग उसी एजेंडे पर काम करेंगे, रोजगार के सवाल पर, भूमि सुधार के लिए। यमुनानगर के नगर निगम जगधारी में कर्मचारी पिछले 17 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि यह प्रदर्शन समान काम समान वेतन के एरियर की मांग को लेकर किया जा रहा है। इस दौरान कर्मचारियों ने नगर निगम आयुक्त का पुतला भी फूंका। कर्मचारियों का कहना है कि प्रशासन उनकी मांगों को अनदेखा कर रहा है और लंबे वक्त से चल रहे आंदोलन को कुचलना चाहता है। स्थानीय प्रशासन और कर्मचारी संघ के बीच कई दौर की चर्चा भी हुई, लेकिन प्रशासन ने कर्मचारियों को ठोस आश्वासन नहीं दिया, जिससे उनमें नाराजगी देखने को मिल रही है। कर्मचारियों ने नगर निगम को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग जल्द पूरी नहीं की गई तो वे आंदोलन तेज करेंगे और फिर हड़ताल को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। नगर निगम यमुनानगर और आज की हमारी जो समस्याएं हैं, देखिए कोई लंबी समस्याएं नहीं है। एक ही मुख्य मांग है हमारी कि नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा लड़ाई करके, सरकार के साथ लड़ाई करके कच्चे ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के जो कर्मचारी हैं, इनको पार्ट 2 के अंदर करवाया गया, इनको रोल निगम के रोल पर लिया गया। और जबकि कोविड 2019 के दौरान चल रही समस्या के तहत ये सरकार ने इन कर्मचारियों को कोरोना योद्धा का खिताब दिया था और ये कहा था कि ये कर्मचारियों का जो कार्य है बहुत सराहनीय कार्य है,
लेकिन आज बड़ी बदकिस्मती की बात है इन कर्मचारियों के लिए कि आज कर्मचारी अपना हक लेने के लिए बिल्कुल मजबूर है और यहाँ का स्थानीय प्रशासन कहीं इन कर्मचारियों की जो मुख्य मांग है समान काम। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 20 हिंदू और एक मुस्लिम जोड़ा परिणय सूत्र में बंधा। सामूहिक विवाह को लेकर भव्य बारात भी निकाली गई, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गोपाला ब्रह्मस्थान पर पहुंची। मंच पर एक एक करके वर वधू ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। सामूहिक विवाह समारोह में पहुंचे सभी लोगों ने वर वधू के सुखमय भविष्य की कामना की है। ब्रह्मस्थान में 21 जोड़ा शादी होने जा रहा है। हमारे सांसद जी जो हमारे हैं सुनील जी, उनके सौजन्य और सारे समाज के सौजन्य से होने जा रहा है। इसमें पर शादी नहीं 11 को हुआ था, 21 हुआ है। हम लोग आरा के संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों को परीक्षा का महत्व समझाया गया। तो संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में काउंसलिंग और फेयरवेल सेरेमनी का आयोजन किया गया था, जिसमें सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के छात्र मौजूद रहे। प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि परीक्षा विद्यार्थियों के भविष्य को सफल बनाने का पहला पड़ाव है। परीक्षा के बाद ही बच्चों का भविष्य निर्धारित होता है। इस दौरान बच्चों को परीक्षाओं से जुड़े जरूरी सुझाव भी दिए गए। और 12th के छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्यों को सुना और बहुत ही उत्साहित होकर कार्यक्रम में भाग लिया। तो इस कार्यक्रम से लगता है कि बच्चों के मन में जो डाउट था परीक्षा को लेकर, वो प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया होगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही अच्छे मोटिवेटर हैं और बच्चे उनको सुन के जाने के बाद बहुत उत्साहित थे। हम समझते हैं कि इससे बच्चों को, शिक्षकों को। मध्य प्रदेश के इंदौर में करंट की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई है। वहीं दूसरे बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामला लिंबोदी ग्रामीण इलाके में मछली फार्म के पीछे का है। जानकारी के मुताबिक बच्चे मौके से गुजर रहे थे। इसी दौरान करंट लगने से एक बच्चे की मौत हो गई। जब मामले को लेकर बिजली कर्मचारी से बात की गई तो उन्होंने घटनास्थल का मुआयना करने की बात कही है। परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मतलब मेरा भाई का नाम मयूर है और दूसरे लड़के का नाम जयेश है, जो पीछे नर्सरी में खेल रहे थे। जी हाई टेंशन पावर लाइन के होने से उन दोनों बच्चों को करंट लगा, जिसके आज जयेश चौहान की मौत हो चुकी है और मेरा भाई मयूर बातम आज जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ इनको न्याय मिले, इनको मतलब ऐसा कुछ। मयूर बातम आपका कौन लगता है? मेरा सगा भाई। 17 तारीख के शाम को 5:30 से 6 के बीच की बात है। बच्चे पीछे गए थे, दो बच्चे थे जो कि हाई टेंशन की चपेट में आ गए, जिससे मेरे भतीजे की तो। क्या बच्चों का नाम क्या है? मेरे भतीजे का नाम है जयेश चौहान और उसका जो नाम है मयूर बाथम। मेरा जो जयेश चौहान है उसके माता पिता दोनों नहीं है, परिवार ही उसका पालन पोषण करता था। 11 साल की उम्र थी उसकी। हाई टेंशन काफ़ी नीचे होने के कारण मेरे बच्चे के साथ में दो। आपने इससे पहले हाई टेंशन जो नीचे है इसकी शिकायत करी थी? 3-4 बार उसकी शिकायत की गई है। तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई? आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी आपके जो करंट लगा इसकी आपने शिकायत थाने पे या किसी पे संबंधित की थी? थाने पे शिकायत सूचना हमने दी थी, प्लस वो बच्चा जब हो गया था हॉस्पिटल में, हमने हॉस्पिटलाइज करा था तब। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।